जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। आज हम अर्थव्यवस्था के कुछ टॉपिक लेकर के आए हैं और इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। यह देखेंगे साथियों कि अर्थव्यवस्था को कितने तरह से हम वर्गीकृत कर सकते हैं और वे कौन से अर्थव्यवस्था है जिसके तहत हमारा देश भारत या फिर अन्य देश आता है। साथियों, आइए जरा देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र, उससे पहले देखते हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है इसे सबसे पहले दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक आपका आएगा कौन सा, तो माइक्रो, और एक होगा मैक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब हुआ समष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक मतलब समष्टि अर्थशास्त्र और माइक्रो इकोनॉमिक्स इसका मतलब हुआ व्यष्टि अर्थशास्त्र। मेरे साथियों, यह मैक्रो माइक्रो हिंदी में कहेंगे तो समष्टि और व्यष्टि, यह थोड़ा अटपटान शब्द है, लेकिन यदि आप व्यवहारिक भाषा यानी आम बोलचाल की भाषा में शब्द को उठाएंगे तो आपको यह समष्टि या फिर व्यष्टि तथा ये मैक्रो और माइक्रो क्या है समझ में आ जाएंगे। मेरे साथियों, जैसा आप सोच सकते हैं, इमेजिन कीजिए कि एक परिवार में चार फैमिली हैं, एक परिवार में चार सदस्य हैं। तो मेरे साथियों, यहाँ यह ध्यान दीजिए कि यह क्या हो गया, पूरे परिवार का एक, अगर कोई धन अर्जित करता है तो पूरे परिवार का अर्थ वहाँ हो गया, अर्थशास्त्र पूरे परिवार का, अर्थव्यवस्था पूरे परिवार का हो गया। यदि उसी में से कोई एक व्यक्ति पर्सनली अपना धन अर्जित करता है तो वो हो जाता है क्या, व्यक्तिगत। तो एक सामूहिक अलग बढ़ जाएगा और व्यक्तिगत में अलग बढ़ जाता। उसी प्रकार से हम को रिलेट करेंगे, जैसे हमारी देश की इकोनॉमी या फिर राज्य की इकोनॉमी और एक किसी घर की इकोनॉमी, किसी संस्थान की इकोनॉमी, किसी फार्म की इकोनॉमी, किसी कारखाना की इकोनॉमी, इस प्रकार से जान सकते हैं। आइए जरा इन शब्दों में देख लेते हैं। देखिए, यहाँ हमने लिख दिया है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को दो भाग में डिवाइड कर दिया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब समष्टि अर्थशास्त्र और माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि मतलब संपूर्ण, पूरे भाग का, यानी एक देश का अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र आ जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा, या फिर किसी राज्य की अर्थशास्त्र हो जाएगा, आपको क्या मैक्रो में आ जाएगा। और माइक्रो में क्या आ जाएगा, तो किसी खास, जैसे कोई परिवार है या फिर व्यक्ति पर्सनली, या फिर कोई कंपनी विशेष है, या फिर कारखाना है, उद्योग है आदि। तो उम्मीद है कि आप यह बात समझ गए होंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और यह आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। आइए जरा आगे की कड़ी में देखते हैं। हम देखेंगे कि इकोनॉमी का ऑर्गेनाइजेशन मतलब अर्थव्यवस्था का संगठन। मेरे साथियों, अर्थव्यवस्था को अब यहाँ पर तीन प्रकार से संगठित करेंगे, तीन प्रकार में बांटेंगे, डिवाइड करेंगे। वह कौन होगा मेरे साथियों, तो ध्यान में रखिए। एक होगा आपका क्या, तो एक होगा राज्य व्यवस्था वाला होगा, और एक आपका होगा क्या, बाजार व्यवस्था वाला होगा, और एक होगा आपका क्या, मिश्रित, राज्य बाजार और इन दोनों का मध्यस्थता करने वाला होता है मिश्रित। आइए जरा बाजार व्यवस्था को देखते हैं। साथियों, बाजार के नाम से स्पष्ट ही है कि सारा अधिकारिता बाजार पर, जिसे आप ये अलग भाषा में कह सकते हैं निजीकरण, निजी सर्वोपरिता हो जाएगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या ऑर्गेनाइजेशन, एक भाग है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक मतलब पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, और इधर है स्टेट इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी मतलब राज्य अर्थव्यवस्था।
यहाँ पर तो हो गया पूंजीवादी यानी बाजार की सर्वोपरिता, और यहाँ हो गया स्टेट इकोनॉमी यानी सरकार की सर्वोपरिता। और मेरे साथियों यह है मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें आएंगे इन दोनों का मिला जुला रूप होगा मिक्स्ड में, यानी कुछ निजी कुछ बाजार का भी हक होगा, इसमें अधिकारिता होगा, और कुछ सरकार का भी अधिकारिता होगा। आइए अब आगे की कड़ी में हम यह तीनों के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं, आपने पिछले वीडियो में भी जाना था, अर्थशास्त्र के जनक हम लोग एडम स्मिथ को कहते हैं। और एडम स्मिथ का मशहूर पुस्तक है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। और इस पुस्तक का प्रकाशन होता है 1776 ईस्वी में, 1776 में होता है। और यही वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है, यानी उद्भव स्रोत माना जाता है। आइए फिर देखते हैं एडम स्मिथ साहब ने श्रम विभाजन पर जोर देते हुए यह कहा कि अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप की नीति अपनाई जानी चाहिए, यानी इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, यानी हस्तक्षेप की नीति होनी चाहिए। यानी पूर्ण रूपेण आप देख सकते हैं निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। अब आगे देखिए, ये जो अर्थव्यवस्था है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मेरे साथियों आप उदारवादी भी कह सकते हैं। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जहां आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता, नहीं के बराबर यानी कम न्यूनतम नियंत्रण होता, जबकि वहीं निजी क्षेत्र का अधिक नियंत्रण होता है, कंट्रोल अधिक होता है, और यह प्रभावकारी भी होता है, स्वतंत्र भी होता है। यहाँ देख लीजिए इसे उदारवाद अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ये अर्थव्यवस्था पुनः वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन का जो भी साधन है, जो भी सोर्सेज है, इस पर निजी स्वामित्व हो, निजी अधिकार हो, निजी मालिकाना हक हो, सरकार का नहीं बल्कि निजी। आप समझ गए होंगे इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसकी सर्वोपरिता है, तो इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार की सर्वोपरिता है, यानी किसकी सर्वोपरिता, तो एक निजी, किसी निजी का सर्वव्यवस्था, आइए निजी का इसमें प्रावधान होता है, इसी का मालिकाना हक होता है। कौन से देश इसके तहत आते हैं पूंजीवाद देश के तहत, तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन जैसे देश ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तहत अपनाए हैं। अब आइए आगे देखते हैं स्टेट इकोनॉमी यानी राज्य अर्थव्यवस्था। मेरे साथियों राज्य अर्थव्यवस्था को आप ये समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। आइए जरा देखते हैं, यह हो गया पूंजीवादी यानी उदारवाद, और यह हो गया राज्य अर्थव्यवस्था यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखिए राज्य क्या हुआ, राज्य अर्थव्यवस्था के प्रारूप का सिद्धांत जो है वो किसने दिया, तो एक जर्मन के दार्शनिक थे, फिलासफर थे, कौन, कार्ल मार्क्स। इन्होंने ये राज्य अर्थव्यवस्था के प्रारूप का सिद्धांत दिया कि राज्य अर्थव्यवस्था ये है। इसके बारे में उन्होंने क्या कहा कि कार्ल मार्क्स जो एक अर्थव्यवस्था के तौर पर ये जो सिद्धांत आया आपका राज्य अर्थव्यवस्था, यह सिद्धांत जो आया अर्थव्यवस्था एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, और उसके बाद सोवियत संघ में नजर आई थी ये राज्य अर्थव्यवस्था। और राज्य अर्थव्यवस्था का प्रारूप सामने कहाँ आया, तो चीन में आया था सामने, यानी 1949 में। समझ गए राज्य अर्थव्यवस्था। आइए आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग यहाँ ये देखेंगे स्टेट इकोनॉमी को। स्टेट इकोनॉमी की शैली जो है उसे दो भाग में डिवाइड करेंगे। वो शैली कौन है, एक होगा आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक होगा साम्यवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था को सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहेंगे और साम्यवादी अर्थव्यवस्था को कम्युनिस्टिक ये इकोनॉमी कहेंगे। आइए जरा इन दोनों के बारे में देखते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। मेरे साथियों समाजवादी यानी कि इसमें उत्पादन के साधन पर सामूहिक नियंत्रण, उत्पादन का साधन है तो सामूहिक नियंत्रण, और वही अर्थव्यवस्था का बात आ जाएगा तो अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका। दो बात देखें,
समाजवादी अर्थव्यवस्था में यदि उत्पादन का साधन है तो उस पर सामूहिक रूप से नियंत्रण होगा, कंट्रोलिंग होगा, और यदि अर्थव्यवस्था की बात आएगी तो वहाँ सरकार की भागीदारी रहेगी, बड़ी भूमिका रहेगी। और सोशलिस्ट इकोनॉमी के तहत कौन सा देश आता है तो पूर्व सोवियत संघ आता था, जो एक समय सोवियत संघ हुआ करता था। आइए अब देखते हैं कम्युनिस्टिक इकोनॉमी क्या है। कम्युनिस्टिक इकोनॉमी यानी साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या है तो समझिए। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में जितनी भी संपत्तियां हैं, इन सभी संपत्तियों पर सरकार की भागीदारी रहती है, सरकार का नियंत्रण रहता है, और श्रम संसाधन भी है, उसमें जितने भी साधन थे उस पर किसका था, पहले समाज का नियंत्रण होता, फिर अगर अर्थव्यवस्था के बात आता था तो वहाँ सरकार का नियंत्रण होता था। लेकिन साम्यवादी अर्थव्यवस्था में जितना भी कंट्रोलिंग होगा वह सभी सरकार के माध्यम से होगा, और श्रम संसाधन भी सरकार के पास ही अधीन होगा, उसी के पास अधीन रहेगी, और जितनी भी शक्तियाँ हैं मेरे साथियों, अर्थव्यवस्था तक यहाँ जितनी भी शक्तियाँ होंगी वे सभी सरकार के पास ही मौजूद रहेगी। ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था में। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में कौन से देश आते थे तो 1885 से पहले चीनी अर्थव्यवस्था थी। 1885 से पहले चीनी अर्थव्यवस्था यही कम्युनिस्टिक इकोनॉमी प्रणाली को अपनाए हुए था, यानी साम्यवाद अर्थव्यवस्था को अपनाए हुए था। अब देखिए, हमने देख लिया अभी तक क्या देखा, अभी तक यह देखा, सबसे पहले देखा था कि इकोनॉमी को दो वर्ग में बांट दिए, विखंडित कर दिए। एक था क्या, मैक्रो, और एक था माइक्रो। मैक्रो में क्या देखे थे, संपूर्ण देश का या फिर संपूर्ण राज्य का अर्थव्यवस्था आता था, और माइक्रो में क्या देखे थे, माइक्रो में देखा था किसी फैमिली यानी या फैमिली मेंबर का कोई एक सदस्य, कोई कंपनी, कोई उद्योग, यह सब क्षेत्र का अर्थव्यवस्था था माइक्रो में, यानी व्यष्टि अर्थव्यवस्था में। अब उसके बाद देखे थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था का संगठन। तीन भाग में वर्गीकृत किए थे, एक था आपका क्या, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, और एक था आपका स्टेट इकोनॉमी, और इन दोनों की मध्यस्थता करती थी मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में देख लिए थे क्या कि इसमें सरकार की भागीदारी बहुत कम से कम रहता, उतना नहीं रहता, न्यूनतम रहता है, जबकि प्राइवेट यानी निजी का ज़्यादा भागीदारी रहता है, कंट्रोलिंग ज़्यादा निजी का रहता है। ये देखे थे पूंजीवादी में, यानी क्या, उदारवादी में। और स्टेट यानी समाजवादी में क्या देखे कि इस पर जो नियंत्रण होगा वो समाज का होगा। ठीक है, चलिए, सॉरी, हाँ, ये स्टेट में सरकार का होगा नियंत्रण, कंट्रोलिंग सरकार का होगा, यह देखे थे हम लोग। आइए, और इसमें देखे थे दो भाग में फिर बांट दिए थे इन शैली को। एक आया था सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक था क्या, आपका कम्युनिस्टिक इकोनॉमी। अब देखिए आगे मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इसमें समाजवादी और उदारवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था का विशेषता रहेगा। इसमें सरकार की भी भागीदारी रहेगी और बाजार की भी भागीदारी रहेगी, निजी का भी भागीदारी रहेगी और सरकार की भी भागीदारी रहेगी। हमारे भारत में जो अर्थव्यवस्था की प्रणाली है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली है। कहा जाता है कि 1991 से पहले भी भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रणाली को अपनाए हुए था, और अभी भी अपनाए हुए है और आगे भी अपनाए हुए रहेगा। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का योगदान होता है। पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता होता है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत जो है 1991 से पहले और 1991 के बाद भी मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाए हुए है। इसमें बस इसमें आ जाता ये कि यहाँ सब चीज़ ठीक है, लेकिन अब जो है बाजार की प्रणाली तथा सरकार की भूमिका बदल रही है यहाँ। तो हमने अभी तक यह अर्थव्यवस्था के प्रकार को जाने। एक इसमें और बचता है, ये इसको इरेज कर देंगे, साफ कर देंगे। पुनः हम लोग आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या है, कितने क्षेत्रक में डिवाइड किया गया, और अन्य देशों की अर्थव्यवस्था को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, अन्य अर्थव्यवस्था में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था क्या है। मेरे साथियों, खुली अर्थव्यवस्था में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी आयात और निर्यात संभव है, और खुली अर्थव्यवस्था में
उतना प्रतिबंध नहीं रहता है जितना कि बंद अर्थव्यवस्था में रहता है। यानी खुली अर्थव्यवस्था में न्यूनतम प्रतिबंध रहता है, जबकि बंद अर्थव्यवस्था में किसी अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखा जाता है और उसमें निजी की भी निजी की सहभागिता भी कम रहती है और उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी किसी वस्तु या सेवा का आयात और निर्यात नगण्य यानी शून्य रहता है। आइए जरा परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। ये है आपका ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उदारवादी और निजी आर्थिक तत्वों की प्रभाविता रहती है तथा आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध रहता है। और इस खुली अर्थव्यवस्था किस देश की प्रणाली है? तो हांगकांग व सिंगापुर में खुली अर्थव्यवस्था है। अब देखिए, बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी, वैसी अर्थव्यवस्था जो बाह्य अर्थव्यवस्था से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता है, किसी प्रकार का ताल्लुकात नहीं रखता है। हाँ, अर्थात आयात निर्यात की गतिविधियाँ शून्य हो जाती है और निजी क्षेत्र की भूमिका भी नगण्य हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है उत्तर कोरिया। आप समझ सकते हैं बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण उत्तर कोरिया है। अब समझिए सेक्टर ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। आप भी जानते होंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक 3 हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। आप जरा सोचिए, इन तीनों भाग को अलग अलग डिवाइड करते हैं और हमारे देश की अर्थव्यवस्था की भी माप जो होगी यह तीनों अर्थव्यवस्था में देखा जाएगा। वो तीन अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या है? एक है आपका कृषि जो प्राथमिक में आता है। इसके बाद दूसरा क्षेत्र आता है अर्थव्यवस्था का, वो है क्या? उद्योग। और क्या आता है? विनिर्माण। अब मेरे साथियों, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि विनिर्माण क्यों कहे, निर्माण क्यों नहीं कह सकते हैं? तो देखिए, जैसे घर बना, बिल्डिंग बना, यह विनिर्माण का काम हुआ, निर्माण का काम नहीं हुआ। चाहे कोई ब्रिज बन रहा है, सेतु बन रहा, कोई प्रोजेक्ट का काम हो रहा, तो यह सब हुआ। तो आप समझ सकते हैं द्वितीय क्षेत्र में क्या आएंगे? विनिर्माण यानी उद्योग, विनिर्माण और उद्योग आएंगे। तथा तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आएंगे, जो पिछले वीडियो में हमने सेवा क्षेत्र के बारे में बताया था। जैसे अगर कोई शिक्षक पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाते हैं, तो उनकी गतिविधियां आएंगी सेवा के क्षेत्र में। बैंकिंग सेवा प्रदान कर रहा है, संचार सेवा प्रदान कर रहा है, बीमा सेवा प्रदान कर रहा है, यह तीनों क्षेत्र है। अब देखिए, यहाँ प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आ गया, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे, विनिर्माण क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहेंगे और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहेंगे। अब मेरे साथियों, कृषि क्षेत्र में आप इतना मत समझिएगा कि कृषि क्षेत्र में केवल खेती करना ही होता है, क्योंकि एक पशुपालन भी कृषि के तहत ही आता है। पशुपालन, मछली पालन, कुक्कुट पालन, जो भी पालन आएगा वो सभी इसमें आएगा, कृषि में आएगा। जैसे अब देखिए, दुग्ध उत्पादन होता है, यह भी आपको कृषि में ही आ जाएगा। अंडा उत्पादन कृषि क्षेत्र में आ जाएगा। तो समझ लिए कृषि क्षेत्र में क्या था? उत्खनन। जैसे मान चले माइनिंग किया जा रहा है, कहीं ज़मीन से खोद करके निकाला जा रहा, कोयला निकाला जा रहा है, कहीं पेट्रोल निकाला जा रहा है, तो यह सभी उत्खनन, कहीं बालू निकाला जा रहा है, ये उत्खनन भी कृषि के तहत ही आएंगे। तो उत्खनन, कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन, यह सब कृषि के तहत आते हैं। अब देखिए, विनिर्माण क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में क्या आएंगे? लौह इस्पात उद्योग। जैसे लौह इस्पात उद्योग जो है, जैसे कच्चा लोहा आया, जिसको पिग आयरन बोलते हैं, कच्चा लोहा आया, फिर उसको परिशुद्धित करके हम लोग कारखानों में उपयोग करते हैं, तो विनिर्माण वहाँ से शब्द उठा है। तो लौह और इस्पात उद्योग आ गया, वस्त्र उद्योग आ गया, चीनी उद्योग आ गया, जितने प्रकार कारखाने होंगे वह सब आ जाएगा, चाहे लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, जो भी उद्योग हो। और मेरे साथियों, अभी हम परिचय कर रहे हैं, यह अभी परिचय ही चल रहा है। उद्योग जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कुटीर उद्योग क्या है, लघु उद्योग क्या है, मध्यम उद्योग क्या है, फिर MSME पढ़ेंगे, बहुत सारे चीज़ पढ़ना भी बाकी हैं। तो यह हो गया। अब देखिए मेरे साथियों, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में तो आप जानते भी हैं, सेवा क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा,
पर्यटन भी आता है, जो हम लोग टूर करते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, यह भी सेवा क्षेत्र में आता है। अब देखिए यहाँ यह देख लिया। अब एक और वर्गीकरण है जो वर्ल्ड बैंक वर्गीकरण किया हुआ है, विभिन्न देशों के प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय प्रति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर, जैसे मान चलिए यहाँ पर सकल राष्ट्रीय आय मतलब GNI, क्या कहेंगे, ग्रॉस नेशनल इनकम, सकल राष्ट्रीय आय। अब मेरे साथियों सकल राष्ट्रीय आय क्या है, यह हम आगे के टॉपिक में जब राष्ट्रीय आय पढ़ाएंगे तो वहाँ समझा देंगे, इसमें बहुत सारे बात समझना है। वैसे अभी हम बता देंगे तो दिमाग से बाहर हो जाएगा, और वहाँ एक दूसरे के साथ संबंध बना करके हम लोग पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा। यानी वहाँ पढ़ेंगे GDP क्या है, GNP क्या है, NNP क्या है, यह सारे के सारे वहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए वर्ल्ड बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व के अर्थव्यवस्था को 4 भाग में बांटा गया। एक है नीची आय वाली अर्थव्यवस्था, फिर है नीची मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था, उच्च मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था और उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। नीची मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था उसे कहेंगे जिस देश का, चाहे जिस क्षेत्र का, जिस देश का कह दीजिए कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 995 या इससे कम अमेरिकन डॉलर हो, US डॉलर हो, तो वह आ जाएगा किसमें, नीची आय वाले अर्थव्यवस्था में। कितना बोले, 995 या इससे कम अमेरिकी डॉलर में हो तब। इसके बाद फिर नीची मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था में क्या होगा, 996 से 3895 अमेरिकन डॉलर के बीच का यदि इनकम है उस देश का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, तो समझ जाएंगे यहाँ नीची मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था है। और उच्च मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था जहाँ 3896 से 12,055 अमेरिकन डॉलर रहेगा, यह सकल राष्ट्रीय उसका आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय रहेगा, तो समझ जाएंगे क्या, उच्च मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था है। और यह क्या, उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था, यदि किसी देश का यहाँ पर लिखा हुआ है 32,053 या फिर कह सकते हैं 1253 या उससे अधिक, तो 32,053 या इससे अधिक अमेरिकन डॉलर है उस देश का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, तो कह देंगे क्या, उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था है। तो आप यह समझ चुके होंगे। और यह डाटा जो हमने कलेक्ट किया है, यह आपका वर्गीकरण है 1 जुलाई 2018 का है। अब देखिए वर्ल्ड बैंक यहाँ हमने कहा है, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, विश्व बैंक का संगठन ये जो बना हुआ इसका मुख्यालय, हेड ऑफिस कहाँ है, तो USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, वहीं वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। और वर्ल्ड बैंक का स्थापना होता है जुलाई 1944 को। इसका मोटो यानी लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड ऑफ पॉवर्टी, यानी किसके लिए काम करना, संसार की जितने भी विश्व के गरीबी है उसके लिए काम करना, यही लक्ष्य वर्ल्ड बैंक का। अब इससे संबंधित हमने सभी जानकारियां प्राप्त कर ली, अर्थव्यवस्था के प्रकार, उसके भाग और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। 2 बातें और बच जाती हैं इस अर्थव्यवस्था में जानने के लिए, वो क्या है, वो आपका है आर्थिक क्रिया क्या है और अनआर्थिक क्रिया क्या है। तो सोचिए, आर्थिक क्रिया उसे कहेंगे जिसमें व्यक्ति धन कमाने के उद्देश्य से किसी काम में व्यस्त रहता है, आर्थिक क्रिया हो गया। और अनआर्थिक क्रिया क्या है, अनआर्थिक क्रिया में काम कर रहा है, काम किया जा रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य धन कमाना नहीं है। आप सोच सकते हैं कि भाई यह कैसे हो गया आर्थिक क्रिया अनआर्थिक क्रिया। तो देखिए, जैसे एक शिक्षक है, यदि वो पढ़ा रहा है तो काम में व्यस्त है, बदले में क्या मिलेगा, धन मिलेगा। कोई चिकित्सक है, अपने काम में व्यस्त है, तो उसे क्या मिलेगा, काम के बदले धन मिलेगा। कोई वकील है, कोई व्यापारी है, काम के बदले धन मिलेगा। लेकिन साथियों जरा सोचिए, अगर आप सामाजिक काम में व्यस्त रहते हैं, सामाजिक काम में संलग्न रहते हैं, तो क्या वहाँ काम के बदले आपको धन मिलेगी? जी नहीं, वह अनआर्थिक क्रिया हुआ। जैसे सोचिए, जैसे हम सोचते हैं यदि कहीं शादियाँ हो रही हैं और उस शादी में हम लोग शादी के काम में हाथ बटा, जैसे भोज हो रहा है
और भोज हो रहा है मेरे साथियों, तो उस भोज में हम लोग हाथ बटाते हैं, जा कर के खाना भी बांट देते हैं। जो मेहमान लोग हैं उनको, यानी जो अतिथि लोग रहते हैं उनको भोजन भी करा देते हैं। तो क्या वहाँ काम में व्यस्त रहते हैं तो काम के बदले धन मिलती है? जी नहीं, वो हो गया आर्थिक अनआर्थिक क्रिया। जैसे सोचिए कोई धार्मिक कार्य हो रहा है और उस धार्मिक कार्य में आप हाथ बटा रहे हैं, तो क्या उस काम के बदले आपको धन मिलेगी? जी नहीं, वो हो गया अनआर्थिक क्रिया। समझ गए ना इस भाषा में? आइए जरा हम लोग किताबी भाषा में समझते हैं। देखिए आर्थिक क्रिया क्या है, तो व्यक्ति धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न कामों में व्यस्त रहते हैं, आर्थिक क्रिया कहलाता है। जैसे चिकित्सक, शिक्षक, व्यापारी आदि। और अनआर्थिक क्रिया क्या है, तो अनआर्थिक क्रिया में धन प्राप्त करना उद्देश्य नहीं रहता है। और अनआर्थिक क्रिया का उदाहरण कोई सामाजिक काम हो, धार्मिक काम हो, राजनीतिक काम हो। जैसे देखिए राजनीतिक काम क्या, जैसे अब यह नहीं कि नेता बन जाना है तो राजनीतिक काम, नेता बन गया तो इनकम हालांकि होता ही होता है। राजनीतिक क्रिया मतलब क्या, जैसे मान चलिए कहीं चाय के दुकान पे लोग बैठ जाते हैं या फिर कहीं 2-3 व्यक्ति बैठ जाते हैं, वहाँ राजनीति की बात करते हैं कि ये हुआ ये हुआ, तो क्या वहाँ उस काम में व्यस्त तो पैसा मिलता है, धन मिलता है? जी नहीं। तो आप समझ गए होंगे आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया क्या है। तो उम्मीद है कि आप इस अर्थव्यवस्था के टॉपिक में बहुत बातें समझ गए होंगे। तो मेरे साथियों इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, और भी नए नए टॉपिक आएंगे। आज हमारा इस अर्थव्यवस्था का पूरे परिचय समाप्त होता है। अगले दिन हम अगला टॉपिक लेकर के आएंगे। वो टॉपिक रहेगा आर्थिक समृद्धि, विकास और खुशहाली। यह टॉपिक हम लेकर के आने वाले हैं। मेरे साथियों इसी तरह बने रहिए, और आपसे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। यदि नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएं। और लाइक भी करें तथा कमेंट्स भी करें, ताकि आपकी कमेंट्स हम तक पहुंच जाती है, आपकी राय हम तक पहुंचती है, तो हमें उस पर पहल करने में काफ़ी सुविधा प्राप्त होगी। तो साथियों इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।